डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के +2 इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी के इस सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 33 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है वह चैनल पर जाकर देख लें। प्यारे विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा लॉजिकली सब्जेक्ट है और इसको समझना है, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, एकाधिकार के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का स्वरूप क्या है। एक तो प्यारे विद्यार्थियों, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में आपने अंतर समझना है। एकाधिकार के अंदर केवल वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, वही फर्म है और वही उद्योग है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक जैसी ही वस्तु बनाने वाले कई सारे विक्रेता होते हैं। अब एकाधिकार के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का स्वरूप क्या होगा। देखिएगा, ये जो पहला चित्र है जिसमें मांग वक्र, जो फर्म का मांग वक्र है, फर्म की एवरेज रिवेन्यू कर्व को ही फर्म का मांग वक्र कहते हैं। यह एक्स अक्ष के समानांतर है, अर्थात पूर्णतया लोचदार है। दूसरी जो फिगर है इसमें जो है ये कम लोचदार है, ये एवरेज रिवेन्यू कर्व जो है कम लोचदार है। तीसरा जो फिगर है उसके अंदर एवरेज रिवेन्यू कर्व ज़्यादा लोचदार है। एकाधिकार के अंदर फर्म का जो मांग वक्र है वो प्यारे विद्यार्थियों कम लोचदार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण लोचदार होता है और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अधिक लोचदार होता है। अब चाहे आपसे एकाधिकार का पूछा जाए, चाहे एकाधिकारी प्रतियोगिता का पूछा जाए, चाहे आपसे पूर्ण प्रतियोगी फर्म का पूछा जाए, मेरे विचार से आप तीनों ही क्वेश्चन बड़े आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत ऑप्शन है कर राजस्व, सेकंड ऑप्शन है सरकारी निवेश से प्राप्त आय। ये जो सरकारी निवेश से प्राप्त जो आय है वो पूंजीगत प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर लागत का क्या अर्थ होता है। तो अवसर लागत का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रयोग की लागत। जो सेकंड बेस्ट यूज होता है उसकी जो लागत होती है उसे ही अवसर लागत कहते हैं। या जितने सर्वश्रेष्ठ जितने विकल्प त्यागे गए हैं उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसकी लागत अवसर लागत कहलाती है। तो इसका अर्थ ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, चार तत्व दिए गए हैं और हमने बताना है कि इनमें से समष्टि तत्व कौन सा है। मांग की लोच, मांग की लोच एक व्यष्टि तत्व है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति समष्टि तत्व है। सामान्य कीमत स्तर की जब बात करते हैं तो वो मुद्रास्फीति उसी में आती है। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है जब लंबे समय तक एक अर्थव्यवस्था में जब लंबे समय तक दीर्घकाल तक कीमतों की बढ़ने की प्रवृत्ति होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। चूँकि हमने यहाँ पूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की है तो मुद्रास्फीति जो है वो समष्टि तत्व है। लगान का निर्धारण ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। एक वस्तु की कीमत ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो इसमें जो है
मुद्रास्फीति जो है वो समष्टि तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मांग वक्र ओ वाई अक्ष के समानांतर होता है तब मांग की कीमत लोच क्या होगी? प्यारे विद्यार्थियों, मांग की कीमत लोच 5 प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है जब मांग वक्र वाई अक्ष के समानांतर होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो इस मांग वक्र के अनुसार कीमत चाहे कम हो चाहे कीमत ज़्यादा हो, वस्तु की मांग ओ क्यू ही रहती है। अर्थात वस्तु की कीमत का में परिवर्तन का वस्तु की मांग में कोई अंतर नहीं लाती, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता। अर्थात मांग की कीमत लोच जो है वो शून्य होगी जब मांग वक्र ओ वाई अक्ष के समानांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मांग वक्र ओ एक्स अक्ष के समानांतर है तब मांग की कीमत लोच क्या होगी? डियर स्टूडेंट्स, जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है तब कीमत में मामूली सा परिवर्तन भी वस्तु की मांग में उतना परिवर्तन ला देगा जिसे मापना संभव ही नहीं है। तो इसमें मांग की कीमत लोच जो है वो अनंत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा को क्या कहा जाता है? जब उपभोक्ता की आय दी हुई है, दो वस्तुओं की कीमत दी हुई है और उपभोक्ता को सारी की सारी आय खर्च करनी है, तो जो बजट रेखा है उस जो एक सीधी रेखा होती है वो किस प्रकार की होगी? वो उन दो वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। उन दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात ही बजट रेखा के ढलान को निर्धारित करता है। इसीलिए बजट रेखा का दूसरा नाम कीमत रेखा भी है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कीमत रेखा। बजट रेखा का दूसरा नाम है कीमत रेखा। तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर होती है। प्यारे विद्यार्थियों, तटस्था वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो तटस्था वक्र जो है वो इस प्रकार का होता है और यह मूल बिंदु ओ की ओर उन्नतोदर है। तो इसका उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों आंसर बी, उन्नतोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि टोटल कॉस्ट जो है उसका सही सूत्र क्या है। अल्पकाल में कुल लागत के दो हिस्से होते हैं, कुल बंधी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। इन दोनों का जोड़ ही फर्म की कुल लागत कहलाती है। तो ऑप्शन सी टीसी बराबर है टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध किस काल से है? परिवर्तनशील अनुपात के नियम में उत्पादन के बाकी सभी साधनों को स्थिर मानते हुए केवल एक साधन में परिवर्तन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि उस साधन में परिवर्तन करने से, उस साधन की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन में क्या अंतर आता है। और जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते तो इसका अर्थ है कि हम अल्पकाल की बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का संबंध अल्पकाल से है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील कारक का
प्रति इकाई उत्पादन। जहाँ प्यारे विद्यार्थियों प्रति शब्द आ जाए तो उसका अर्थ आप समझ लेना कि हम औसत की बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसका आंसर होगा एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत उत्पाद। जहाँ भी सीमांत शब्द आ जाए तो वहाँ परिवर्तन की बात करनी है। चाहे सीमांत उत्पाद हो, चाहे सीमांत आय हो, चाहे सीमांत तुष्टि गुण हो। सीमांत का अर्थ ही परिवर्तन, एक इकाई में परिवर्तन। एक जो परिवर्तनशील साधन है उसकी एक इकाई में परिवर्तन से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है वही सीमांत उत्पाद कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कुल उत्पादन में परिवर्तन और परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन का अनुपात सीमांत उत्पाद कहलाएगा। सीमांत उत्पाद का एक फार्मूला और होता है प्यारे विद्यार्थियों, MPN इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ N माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ N-1। यदि आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे मिल जाए सीमांत उत्पादन बराबर है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, लेबर यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर लिया है हमने, और ये भी मिल जाए और उत्तर में मिल जाए ऑप्शन कि ये दोनों, तो आपने उन दोनों पर निशान लगाना है। लेकिन यहाँ पर हमारे को यही दिया गया है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य लाभ तब उत्पन्न होते हैं जब फर्म के सामान्य लाभ की बात हो, फर्म की असामान्य लाभ की बात हो, फर्म की हानि की बात हो। जब ये बात आती है तो हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, औसत आय और औसत लागत। यदि औसत आय ज़्यादा है तो इसका मतलब फर्म को असामान्य लाभ हो रहा है, और यदि औसत आय कम है औसत लागत से, इसका अर्थ है कि फर्म को हानि हो रही है। और यदि औसत आय औसत लागत के बराबर है तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा AR इज इक्वल टू AC। जब औसत आय औसत लागत के बराबर होगी तब फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। कुल आगम या कुल आय, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू प्यारे विद्यार्थियों वस्तु की कीमत और बेची गई मात्रा। कीमत और एवरेज रिवेन्यू एक ही चीज़ होती है, उसके बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत आगम। औसत आगम निकालने के लिए जो कुल आय है, औसत आगम का अर्थ है प्रति इकाई उत्पादन बेचने से जो आय प्राप्त होती है, अर्थात कुल आय को बेची गई मात्रा से भाग करने पर जो प्राप्त होता है वो औसत आगम या औसत आय कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन C, TR डिवाइडेड बाई Q। सीमांत आगम, फिर से प्यारे विद्यार्थी सीमांत, जहाँ सीमांत आ गया डेल्टा, एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त आय सीमांत आय कहलाती है। और दूसरे शब्दों में हम कहें कुल आय में परिवर्तन और कुल बिक्री बेची गई मात्रा में परिवर्तन का अनुपात सीमांत आय कहलाता है। यदि आपको पेपर में मिल जाए कि MRN इज इक्वल टू TRN -1,
ये भी सही आंसर होगा। लेकिन हमारे को अभी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, जब पूर्ति वक्र उद्गम बिंदु से ओ बिंदु से गुजरता है तब पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है, अर्थात 1 होती है। सीमांत आय के शून्य होने पर कुल आय होती है। जब सीमांत आय शून्य होती है तो उस समय फर्म की जो कुल आय है वो अधिकतम होती है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पाद अधिकतम होता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि जब सीमांत तुष्टि गुण शून्य होता है तब उत्तर आएगा कि जो कुल तुष्टि गुण है वो अधिकतम होता है। हमारे इस प्रश्न में पूछा गया है सीमांत आय जब शून्य है तो कुल आय क्या होगी, अधिकतम होगी। जब सीमांत आय ऋणात्मक हो जाएगी तो कुल आय जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब सीमांत आय पॉजिटिव होती है तो कुल आय बढ़ती है। सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ या हानि क्या होती है? सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु होता है फर्म का जहां पर उसकी लाभ या हानि जो है वो शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, संतुलन बिंदु। इसमें 2 चीज़ें दी हैं, मांग और पूर्ति। जब भी संतुलन की बात आती है तो 2 चीज़ें बराबर होती हैं। जब मांग और पूर्ति की बात आती है और संतुलन बिंदु की बात आती है तो जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होंगी, जहां मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं और वो बिंदु जो है वो संतुलन बिंदु कहलाता है। अल्पाधिकार में विक्रेता अल्प कुछ होते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें जो विक्रेता होते हैं वो कुछ होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का रूप कौन सा है? एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, द्वैधिकार, ये सभी अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के रूप हैं। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। बाजार मांग वक्र को कहते हैं। बाजार मांग वक्र का जो दूसरा नाम होता है प्यारे विद्यार्थियों उसको हम कहते हैं एवरेज रिवेन्यू कर्व। औसत आय वक्र का दूसरा नाम मांग वक्र या बाजार मांग वक्र होता है। वस्तु विभेद और विक्रय लागतें। वस्तु विभेद का अर्थ है कि जो विक्रेता है वो विभिन्न क्रेताओं को जो वस्तुएं बेचता है वो वस्तुएं एक जैसी नहीं हैं, उन वस्तुओं में कुछ अंतर है। दूसरा विक्रय लागतें। फर्म जो है, विक्रेता जो है, अपनी अधिक बिक्री के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है या कोई और प्रलोभन देता है। जैसे चाय के साथ जो है वो एक चम्मच दे दिया या टूथपेस्ट के साथ एक टूथब्रश दे दिया। ये लागतें बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, विज्ञापन पर जो खर्चा किया जाता है उन्हें विक्रय लागतें कहते हैं। ऐसा एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक जैसी वस्तु बेचने वाले, किसी की भी वस्तु समरूप नहीं है, लेकिन सभी की वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए अपनी बिक्री को अधिक बढ़ाने के लिए एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म जो है वो विक्रय लागतों का भी सहारा लेती हैं और वस्तु विभेद तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक प्रमुख विशेषता है। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? प्यारे विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यह है याद रखने का है। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1950 में हुआ था। शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का मतलब है कुल निर्यात में से कुल आयात को घटा दिया जाए। एक देश के निर्यात और आयात का अंतर ही शुद्ध निर्यात कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अप्रत्यक्ष कर में से यदि आर्थिक सहायता घटा दिया जाए तो उसको NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय लेखांकन में मुख्य योगदान किसका है? ये भी याद रखने का है, इसमें समझने की बात नहीं है और कई बार आता है ये पेपर में। तो कुजनेट्स जो है इसका सही आंसर है। कुजनेट्स का राष्ट्रीय आय लेखांकन में मुख्य योगदान है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? प्यारे विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका सही आंसर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, नीचे कुछ घरेलू सेवाएं, मध्यवर्ती आय, हस्तांतरण आय दी गई है। हमें बताना है कि इन्हें किसी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। प्यारे विद्यार्थियों, घरेलू सेवाएं हैं, उनका मापना, उनका माप करना इतना संभव नहीं है। मध्यवर्ती वस्तुओं से जो आय होती है उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण आय वो आय होती है जिसके बदले में प्राप्तकर्ता किसी प्रकार का आर्थिक क्रियाओं में कोई योगदान नहीं देता। तो इनमें से किसी भी प्रकार की आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है। शुद्ध निवेश बराबर है, जब शुद्ध निवेश की बात आती है तो उस सकल निवेश में से डेप्रीशिएशन को घटा दिया जाता है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय। दोहरी गणना का अर्थ है कि एक ही वस्तु की गणना एक से अधिक बार हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रीय आय जितनी वास्तव में है उससे उसका अनुमान उससे अधिक लग जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अत्यधिक अनुमान लग जाता है। ये दोहरी गणना की समस्या राष्ट्रीय आय मापने की किस विधि में उत्पन्न होती है? जो राष्ट्रीय आय मापने की उत्पाद विधि है, जिसमें जो है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को लिया जाता है। यदि उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्य की भी गणना कर ली जाए तो दोहरी गणना उत्पन्न हो जाती है। तो दोहरी गणना की समस्या का संबंध राष्ट्रीय आय मापने की उत्पाद विधि से है। प्यारे विद्यार्थी, यदि उत्पाद विधि की जगह मूल्य वृद्धि विधि लिखा आ जाए तो उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि एक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष विश्व क्षेत्र
क्या है? शेष विश्व क्षेत्र से मतलब है प्यारे विद्यार्थियों एक अर्थव्यवस्था को छोड़ करके जो बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, जहाँ आयात और निर्यात होता है, वो शेष अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ आयात और निर्यात होता है खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है, कई बार पूछा जाता है। और जिस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात नहीं होता वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में लेखा अवधि क्या है? भारत में जो लेखा अवधि है प्यारे विद्यार्थियों, वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले साल के 31 मार्च तक होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। परिचालन अधिशेष में शामिल होता है जो राष्ट्रीय आय मापने की आय विधि है, उसमें ये आता है लगान, ब्याज और लाभ, इन तीनों का जोड़ परिचालन अधिशेष कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज जारी रहेगी। हमारा मकसद है कि सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना न भूलें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।